चला स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। एक विद्यालय में 2401 छात्र है। एक विद्यालय में जो है ना 2401 छात्र है। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या जो है ना स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। हम सभी लोग भी बचपन में पढ़ते थे, तो जो पीटी वाला मास्टर आते थे ना, पीटी वाले जो सर आते थे, तो खास करके तो हम लोग उसी से तबाह रहते थे ना, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए। तो वही पीटी वाले जो सर आते थे वो क्या करते थे, लाइन में लगवा देते थे, लाइन में लगवा देते थे। तो वही उसी पर क्वेश्चन है। देखिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो जितने पंक्ति की संख्या होंगे ना उतने ही स्तंभों की संख्या होना चाहिए। हम मान लिए पंक्ति की संख्या x है, तो स्तंभों की संख्या भी कितना होना चाहिए, x। तो टोटल कितना हो जाएगा, x गुने x बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। टोटल है एक्स स्क्वायर, लेकिन टोटल कितना है 2401। 2401 पंक्तियों की संख्या भी x है, स्तंभों की संख्या भी x है। तो पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट हो गए एक्स स्क्वायर, लेकिन है कितना 2401। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2401 का वर्गमूल निकालिएगा तो बताइए कितना निकल जाएगा, 49। 49 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए, बहुत सारे लोगों का 49 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। क्या हुआ, क्या हुआ, एक संख्या का 1/4 जो है ना दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। एक संख्या का जो 1/4 है ना वो दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो हम लोग मान लेते एक संख्या क्या है, x। एक संख्या x है, तो x का जो 1/4 है ना वह दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। एक संख्या मान लिए x का जो 1/4 है ना वह दूसरी संख्या y के कितने के बराबर है, 3/8 के बराबर है। y के 3/8 के बराबर है। तो यहां से हम सभी लोग क्या करेंगे जानते हैं, रेशियो नहीं लीजिए, छोड़ दीजिए इसको ज्यों का त्यों। पहले देखिए थोड़ा सा, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो x का मान यहां से कितना पता चल रहा है, 3y बट्टे का कितना, 2। x का मान कितना आ रहा है, 3y बट्टे का 2 आ रहा है। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़े। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, तो पहली संख्या हम लोगों के पास कितना था, x। पहली संख्या था x। तो x में अगर 30 जोड़े तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो गया। दूसरी संख्या का 6 गुना, तो दूसरी संख्या कितना है, y। y का 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y। 6y हो जाएगा। आपको यहां पूछा गया पहली संख्या मतलब किसका मान निकालना, x का। x का अगर मान निकालना है, x का अगर आपको मान निकालना है, x का अगर मान निकालना है तो इस y को बदल लेते हैं। ध्यान से देखिए, x + 30 बराबर y, 6 × y। अच्छा, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2x/3 बराबर y नहीं लिख सकते, यहां से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो y को रिप्लेस कर लेंगे किससे, तो 2x/3 से। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। तो x + 30 बराबर कितना, 2 दूनी कितना, 4x। ये x इधर आके घट जाएगा, 4x में से x घट जाएगा कितना, 3x। 3x बराबर 30 है, तो 3 दाएं कितना हो जाएगा, 30। तो x बराबर कितना आ गया, 10। अर्थात पहली संख्या कितना था, 10 था। पहली संख्या 10 था। चलते हम सभी लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर की ओर। पर डे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस करिएगा तब ना। चलिए, फिर हम सभी लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते आते हैं, तीसरे नंबर की ओर। क्या हुआ, y पूछता तो, y अगर पूछता तो x को बदल देते, x का मान कितना, 3y/2 रख देते, ठीक है ना।
चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि पूर्णांक है कि प्राकृतिक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसको बदलना पड़ेगा आपको। देखिए 3√5 को तो 3√5 ही लिखेंगे, 125 को क्या लिखेंगे, 25 गुने 5। 125 को लिख सकते हैं कि नहीं, 25 गुने 5। 25 गुने 5 जैसे ही लिखे तो 25 का वर्गमूल निकाले तो 5√5 आ गया बट्टे का। 80 को क्या लिख सकते हो, 16 गुने 5। 16 गुने 5, 16 पंचे 80। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात 4√5 प्लस 6√5 हो जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए ना, 5 3 कितना 8√5 बट्टे कितना हो गया 6 4 कितना 10√5। अब आप देखिए ना ध्यान पूर्वक, ये √5 से √5 नहीं कट गया तो कितना बच गया आपके पास, ये भी कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया 4/5। अच्छा ये बताइए 4/5 जो है p/q के रूप में है कि नहीं है, 4/5 किस रूप में है, p/q के रूप में। और जो भी संख्या p/q के रूप में होता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या। यहां एक है, शक नहीं है, एक। अच्छा शक देख करके आप लोग शक कर गए ना, यहां शक नहीं है, एक है, एक परिमेय संख्या। 4/5 p/q के रूप में, p/q के रूप में जो भी संख्या होते हैं उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। चलिए फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। आइए तीसरे नंबर के बाद बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। ये रहा आपके पास चौथा नंबर। देखिए इसका क्या निकालना है, लघुत्तम। इसका लघुत्तम निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चन में लघुत्तम निकालना है तो जरा ध्यान से देखेंगे। हम आपको बताए थे, नहीं भी बताए हैं तो आज सुन लीजिए कि जब कभी भी पावर वाला प्रश्न आएगा ना तो पावर वाले प्रश्न में एलसीएम बराबर होता है मैक्सिमम पावर और एचसीएफ बराबर होता है मिनिमम पावर। तो देखिए आप चुनने का प्रयास करिए, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 है, तो बड़ा वाला लेना है। बड़ा कौन है, 2 का पावर 4। अगर हम सभी लोग 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, तो 3 का पावर 4 बड़ा है कि 3 का पावर 6 बड़ा है, 3 का पावर 6 बड़ा है। अब देखिए 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 5 है, तो 5 का पावर 3 बड़ा है कि 5 का पावर 5 बड़ा है, 5 का पावर 5 बड़ा है। अब देखेंगे यहां पर तो 7 आया नहीं, लेकिन यहां पर 7 का पावर 2 है, तो 7 का पावर कितना आ जाएगा, 2। देखिए एलसीएम में ये जरूरत नहीं कि दोनों टर्म में आए ही आए, लेकिन एचसीएफ में जरूरत है कि दोनों टर्म में आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर डी नंबर। अगर इसी क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर हो जाता है मिनिमम पावर, मिनिमम वाला लेना है। तो देखिए ना 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 में मिनिमम 2 का पावर 2, 3 के पावर 4, 3 के पावर 6 में मिनिमम है 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, 5 के पावर 3, 5 के पावर 5 में मिनिमम कितना है, 5 का पावर 3। अच्छा 7 को लेंगे क्या, नहीं 7 को नहीं लेंगे। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने वक्त में जरूरत नहीं है कि दोनों टर्म में है कि नहीं है, लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। चलते हैं चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर की ओर। चलिए किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर, देखिए किसी संख्या को जो है ना 10 से, 9 से और 8 से विभाजित करते हैं ना, तो 9, 8 और 7 शेषफल बचता है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। देखेंगे ध्यान पूर्वक, जब 10 से भाग लगाते तो शेषफल कितना बचता है, 9। जब 9 से भाग लगाते तो शेषफल 8, जब 8 से भाग लगाते तो शेषफल 7 बचता है। अगर सभी में देखेंगे ना तो 1-1 का ही अंतर है, सभी में देखेंगे तो कितने का अंतर है, 1-1 का ही अंतर है। अगर जब अंतर समान होता है ना, अंतर जब समान होता है तब वह संख्या निकालना काफी आसान हो जाता है। संख्या कैसे निकालेंगे जानते हैं, संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है,
आप जिससे भाग लगा रहे हैं ना, आप जिससे भाग लगा रहे हैं उसका एलसीएम लीजिए। तो हम लोग भाग किससे लगा रहे हैं? 10 से, 9 से, 8 से। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम में से घटा देंगे। घटाएंगे किसको? जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस, जैसे यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1-1 का है। एलसीएम निकाल करके उसमें से डिफरेंस को घटा देंगे। तो 10, 9, 8 कैल्शियम कितना होगा बताइए? 10, 9, 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 माइनस का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो 360 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 359, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन वाले सब जवाब देते रहिएगा आप सभी लोग। विभा कुमारी का डी है, शीला कुमारी का डी है, सोनाली चौधरी का डी है, फराज नाज का। सोनाली, तुमको इतना ध्यान काहे रहता है सोनाली पे? हैं, सोनाली बहुत तेज है। चलिए, अमीषा कुमारी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 पर, ठीक है। पांच के बाद आ जाते हैं 6 नंबर। ध्यान पूर्वक देखिएगा, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 5 और 210 है। देखिए, दो ठो संख्या है, दो ठो संख्या है, इसका महत्तम और लघुत्तम कितना है? 5 है और 210 है। तो ध्यान से देखिए, महत्तम कितना है? 5। एचसीएफ कितना है? 5। एचसीएफ कितना है? 5 है। एचसीएफ अगर 5 है तो वह दो संख्या क्या क्या हो सकता है? 5x और 5y। देखिए, अगर HCF 5 है ना, तो एक संख्या होगा 5x और दूसरी संख्या क्या होगा? 5y। 5y। फिर आपको यह भी बताया गया है कि उनका एलसीएम कितना है? 210। एलसीएम 210 है। तो 5x और 5y, 5x और 5y का एलसीएम कितना होने जा रहा है बताइए? 5xy होगा कि नहीं होगा? एलसीएम हो गया 5xy। एलसीएम अगर 5xy है तो एलसीएम है कितना वहां पर? 210। 210 है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, 5 से 210 कट जाएगा 42 बार में। तो xy बराबर कितना आ गया? 42। xy बराबर अगर 42 है तो बताइए ना, आपसे पूछा है संख्याओं का योग ज्ञात करिए। संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 5y है, इनका योग निकालना है। तो इनका योग निकालने के लिए पहले x और y का मान जरूरत पड़ेगा। x और y का मान जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ना, दो संख्याओं का गुणनफल 42 के बराबर है, तो ऐसी दो संख्याओं को नहीं ढूंढ सकते। 6 और 7, 6 सत्ते का 42। तो x का मान कितना हो गया? 6। x का मान अगर 6 है तो बताइए ना, 6 पंचे कितना हो गया? 30। 6 पंचे कितना हो गया? 30। x बराबर जैसे ही 6 पता चला तो 5x मतलब 30। अब देखिए, y का मान जैसे ही 7 है तो 5y, 5y मतलब 5 सत्ते कितना? 35। एक संख्या 30 है और दूसरी संख्या कितना है? 35। आपसे पूछा है दो संख्याओं का योग बताइए, तो 30 और 35 का योग कितना हो जाएगा? 30 और 35 का योग कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है? बी है। क्या हुआ? 6, 7 ही क्यों लिए? 6, 7 इसलिए ना, सुनिए सुनिए। अच्छा, 6, 7 नहीं लेंगे तो दूसरा एक और विकल्प है आपके पास, 1 गुने 42 का, 1 गुने 42 का, 2 गुने 21 का, बहुत सारा विकल्प है। 3 गुने 14 का, 3 गुने 14 का, उसके 4, 5, 6, 7, बस इतने सारे विकल्प है। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें से हम उसी को चुनते हैं ना जिनका HCF 1 होता है, अर्थात जो सहअभाज्य संख्या होते हैं। तो 3 और 14 तो सहअभाज्य है, 2 और 21 भी सहअभाज्य है, 1 और 42 भी सहअभाज्य है, यानी 4 के 4 पेयर बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम पेयर उसी को बनाएंगे जो
25 और 40 के बीच में आएगा। लिमिटेशन है यहाँ पर। अगर हम सभी लोग इसको सेटिस्फाई कराने का प्रयास किए ना, जैसे देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो x का मान कितना हो गया 1। x का मान जैसे ही 1 हो गया तो 5x बराबर हो जाएगा 5। क्या ये 5 25 और 40 के बीच में आ पाया? नहीं आया। ये पेयर भी गलत। अगर 2 ले लेंगे तो x बराबर जैसे ही 2 होगा तो 5 दूनी 10। क्या ये 10 25 और 40 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। ये भी गलत हो गया। अगर 3 ले लेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। क्या ये 15 भी 25 और 40 के बीच में आया? नहीं आया। लेकिन इसको देखिए ना, 6 और 7 लिए तो 30 और कितना आया 35। ये 30 और 35 दोनों 25 और 40 के बीच में ही आता है। बात क्लियर हो गया? चलिए, इसीलिए हम लोग ये सब पेयर नहीं लिए, केवल 6 और 7 ही पेयर बन सकता है यहां पर। चलिए, 6 नंबर के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 7 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। दो संख्याओं का अनुपात देखिए, एक संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? तो 2:3 है। ठीक है, और उनका लॉसो कितना है? 120। लॉसो 120 है तो बताइए ना, 2 और 3 का लॉसो, 2 और 3 का लॉसो कितना हो जाएगा? 2 और 3 का लॉसो कितना हो जाएगा? 6। 6 है लेकिन प्रश्न में दिया कितना है? 6 है लेकिन प्रश्न में दिया है 120। तो 6 रेशियो का मान 120 है। 6 से कट जाएगा 20 बार में, तो एक रेशियो का मान पता चल गया 20 है। आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन होगा? 2 रेशियो वाला। तो 1 रेशियो बराबर 20 है तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। 1 रेशियो बराबर 20 है तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। चलिए, 7 नंबर के बाद 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला सोमवार से जो है ना हम लोग एकदम एएलपी टेक्नीशियन को ताबड़तोड़, अब तो वैकेंसी भी आ गया ना, बस यही है कि सीटें ने बढ़ाना है। क्या हुआ? क्या बोले? क्या कर सकते हैं बताइए? इसका एक ही मात्र विकल्प है जो कि 2 महीना चले। इधर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उसी के चक्कर में तो हम लोगों का क्लास भी बंद हो गया था। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। किसी परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होना है ना तो टोनी को कितना नंबर लाना पड़ेगा? 40% नंबर लाना पड़ेगा। अगर टोनी 40% मार्क्स लाती है तो पास हो जाएगी। फिर देखिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए, टोनी को कितना नंबर मिला है? 120 नंबर मिला है और 30 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, 30 अंकों से फेल हो गया तो ये 40% क्या है? पास मार्क्स। ये 40% क्या है? पास मार्क्स। पास होने का क्राइटेरिया है 40%। जैसे हम लोगों का मैट्रिक में रहता है ना 33% पर पास, उसी तरीके से इसके एग्जाम में पास परसेंट है 40%। देखिए, 120 नंबर तो लाई है, कितना नंबर से फेल हो गई? 30 नंबर से फेल हो गई। तो 30 नंबर अगर और लाती तब तो ये पास हो जाती, 30 नंबर और लाती तब तो ये पास हो जाती। तो बताइए, पास मार्क्स कितना परसेंट है? 40%। पास मार्क्स है 40% और नंबर में कितना है? 150। 150 है तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं पास मार्क्स है 150 और ये 150 कितने परसेंट का है? तो 40% का है। आपको चाहिए टोटल नंबर। टोटल नंबर मतलब कितना? 100%। तो आप निकाल लीजिए ना, 20 दूनी 40, 20 पंचे का 100 हो गया। 2 से 150 कट गया 75 बार में, तो 75 पंचे कितना हो गया? 375। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलिए, 8 के बाद फिर 9 बढ़ते हैं। चलिए, सभी लोगों का सही जवाब है संदीप, साइंस नेटवर्क स्टडी। प्रीति कुमारी, शीला कुमारी, मिथुन, घायल शेर, एगो काटे घायल शेर। मेरा तो 500 आ रहा है, सोनाली चौधरी का 500 आ रहा है। आप लोग गलती करवा ना दिए है? कभी मिलिएगा, पता चल जाएगा वही है कि दूसरा है। 8 के बाद 9 नंबर।
यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए इसको बनाने के दो तरीके, या तो आप बाय ऑप्शन चल जाइए या तो सीधा बनाइए दीजिए। ध्यान से देखिए 75 का 20% है तो क्या होगा, मतलब 75 का मतलब क्या, गुना 20% बराबर का 225 माइनस का 420 का मतलब गुना होगा x% मतलब x बट्टे का 100। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको काटने का प्रयास किए ना तो 25 तिया इस 20 पंचे का कितना हो गया 100, और 5 से कट जाएगा 15 बार में, तो इधर का तो मान आ गया 15 बराबर 0 से 0 कट गया, 2 पंचे का 10, 2 से कट गया 21 बार में, तो ये 225 है माइनस का कितना 21x बट्टे कितना है 5 है, तो ये 21x बट्टे 5 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव बन गया बराबर, देखिए ये 15 इधर आके घट जाएगा, तो 225 में से 15 घट जाएगा कितना हो जाएगा 210, तो 21 दाहें का 210 और x बराबर कितना हो जाएगा 10 पंचे कितना 50, x का मान कितना है 50। चलिए सोनाली चौधरी का कहना है ऑफलाइन में बहुत भीड़ रहता है, हम नहीं आते हैं, आज खाली अभी छुट्टी का माहौल चला है ना। बड़ी एक्साइटेड है इधर ना। चलिए कंगना कुमारी आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप ये करिए ना कि आप अपना उसको नहीं अथी क्वालिटी को बढ़ाइए 720 कर लीजिए, फ्रेश दिखेगा। चलिए 10 नंबर, शीर्ष 4 1 1 1 3 5 द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा। देखिए एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं ना, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दे दिया गया है। एगो शीर्ष का निर्देशांक है 4,1 दूसरे शीर्ष का निर्देशांक है 1,1 और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक है 3,5। आपसे पूछना चाह रहा है कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें आपसे पूछना चाह रहा है एक त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे दिए गए हैं, पूछना चाह रहा है कौन सा त्रिभुज होगा। अच्छा त्रिभुज का पहचान तो उसके भुजा के आधार पर होता है ना, अगर तीनों भुजा बराबर होंगे तब तो समबाहु त्रिभुज, अगर 2 भुजा बराबर होंगे तब तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा में से कोई भी बराबर नहीं होगा अर्थात 3 का तीनों भुजा अलग अलग होगा तब भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले तो इसकी तीनों भुजा निकालना पड़ेगा ना, भुजा निकालना पड़ेगा अर्थात डिस्टेंस, यहां से यहां एक भुजा है, यहां से यहां एक भुजा है, तो ये भुजा कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। देखिए दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। तो अब आप जरा ध्यान से अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए दूरी का फॉर्मूला लगाते, पहले इधर का लगाते, इसमें अगर हम सभी लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएं तो देखिए यहां पर 3 है, यहां पर कितना 1, तो 3 और 1 का अंतर 2, 2 का वर्ग कर दिए 4, 5 और 1 का अंतर 5 और 1 का अंतर 4, 4 का वर्ग कर दिए 16, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे थे माइनस, ठीक है हम लोगों को माइनस में आता है कि प्लस में आता है इसको नहीं ध्यान रखना है, प्लस में आएगा उसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस से आएगा, माइनस में आएगा फिर भी स्क्वायर करेंगे प्लस से बन जाएगा, बात क्लियर है ना, प्लस आएगा फिर भी वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस आएगा फिर भी उसका वर्ग करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा। इसलिए आपको केवल अंतर देखना है, अंतर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। निगेटिव आएगा फिर भी वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तब तो पॉजिटिव में रहबे करेगा, ठीक है। तो केवल अंतर देखना है। फिर इस भुजा का निकाल लेते, इस भुजा को देखेंगे ध्यान से, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है,
यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 और 1 का अंतर 3, 3 का वर्ग 9, यहाँ 1 है और यहाँ भी कितना है 1 है, तो 1 और 1 का अंतर 0, और 0 का वर्ग करेंगे 0, अर्थात ये कितना निकल गया √9। अब देखिए इधर, हाँ ठीक है, √9 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर देख, पहले तो दूसरा आवाज निकलता था, आजकल तो बकरी का निकलने लगा ना। पहले कौन सा आवाज निकलता था? पहले बिल्ली का, नेचर बदल गया है ना। इधर देखिए, इधर देखिए, 4 है और कितना है 3 है, तो 4 और 3 का अंतर कितना हो गया, 4 और 3 का अंतर 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 5 है और 1 है, 5 और 1 का अंतर 4, 4 का वर्ग किए 16, तो 16 और 1 कितना हो गया 17। देखिए ये भुजा √9 है, ये भुजा √20 है और ये भुजा √17 है, तो तीन का तीनों भुजा अलग अलग ना आ गया, तीनों भुजा अलग अलग है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। चलिए दस नंबर के बाद बढ़ जाते 11 नंबर। दस के बाद 11 नंबर की ओर आ जाइए। जब कभी भी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे करके ये पूछे कि कौन सा त्रिभुज है, तो बनाने का कॉन्सेप्ट यही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, एक बार ये भुजा निकालने के लिए, एक बार ये भुजा निकालने के लिए, एक बार ये भुजा निकालने के लिए। अगर तीनों भुजा का लंबाई आपस में बराबर हो गया तब तो समबाहु, तीन भुजा में से किसी भी दो भुजा का लंबाई बराबर हो गया तब तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीन भुजा का लंबाई अगर अलग अलग है तब तो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर देखेंगे दिए गए रेखा चित्र में पी और ओ क्यू, पी और ओ क्यू जो है ना त्रिभुज एपीक्यू के परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त का त्रिज्या है ये कोण पी ए क्यू 38 डिग्री, तो पी क्यू ओ ये वाला मान निकालना है। अच्छा आप सभी लोग ये नहीं जानते हैं ये केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर जो बना कोण है ना वो वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, तो ये 38 है तो ये कितना हो जाएगा, 38 का 2 गुना कितना 76 हो जाएगा, 38 का 2 गुना 76 हो गया। अच्छा आपको एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, ओपीक्यू एक त्रिभुज दिख रहा है, ओपीक्यू अगर एक त्रिभुज दिख रहा है, ओपीक्यू अगर एक त्रिभुज दिख रहा है, ओपीक्यू एक त्रिभुज दिख रहा है, तो इस त्रिभुज के ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये ओपी वृत्त का त्रिज्या है और ये ओ क्यू भी क्या वृत्त का त्रिज्या ही है। अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये एंगल पता चल गया 76 डिग्री है, तो बताइए ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से अगर ये 76 है, 180 में से अगर ये 76 है तो बचेगा कितना 104, 104, अर्थात ये दोनों कोणों का योग कितना 104 डिग्री है, और ये 104 दो बराबर भागों में बट जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल कितना है 52 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 52, ये भी एंगल 52 हो जाएगा और ये भी एंगल कितना आया 52। चलिए काफी सिंपल प्रश्न था। 11 के बाद 12 नंबर, चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर। 11 के बाद 12 नंबर आ जाइए। समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। अच्छा 10वां पद का मतलब क्या होता है, 10वां पद को आप किस रूप में लिखेंगे, a+9d। देखिए T10 का मतलब होता है a+9d, T10 का मतलब होता है a प्लस का 9d। और आप ये भी जानते हैं a मतलब होता है प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या आया है √2 + 9 ×
डी, और डी का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। डी का मतलब सार्व अंतर, तो सार्व अंतर आप निकाल लीजिए ना। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद कितना है? 3√2। इसमें से पहला पद √2 को घटा दीजिए। तो 3√2 में से √2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। 2√2 आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, 2√2 आ गया तो जरा देखिए ना, √2 प्लस 9 दूनी कितना? 18√2। तो 18 प्लस 1 कितना हो गया? 19√2। 19√2 आ जाएगा। इस सीरीज का 10वां पद क्या हो जाएगा? 19√2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं, बहुत सारे लोगों का सही जवाब है। 12 के बाद फिर बढ़ जाते हैं 13 नंबर। आइए 13 नंबर, ये रहा आपके सामने 13 नंबर। एक घनाभ के भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 88। अच्छा, आप सभी लोग ये जानते होंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस का HL। तो इसका आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H। ठीक है, और घनाभ के तीनों भुजाएं दे रखा है 1:2:3, तो इसको नहीं बोल सकते हैं x:2, x कितना? 3x। अर्थात ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, और ये आपका क्या है? ऊंचाई है। बात क्लियर है? तो अब आप जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 88 है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 × LB। तो L का मान कितना है? x, और B का मान कितना है आपके पास? 2x प्लस B × H। B का मान कितना है? 2x × H का मान कितना है? 3x है। H का मान कितना है? 3x प्लस 2 × LB BH प्लस HL। तो H का मान कितना है? 3x प्लस का L का मान कितना है? x। लिख दिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा था? 88। अब जरा देखने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग अच्छे से, तो ये 2 से 88 कट जाएगा 44 बार में। 2 से 88 कट जाएगा 44 बार में। देखिए 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। 2x को 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x²। 3x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x²। 2 + 6 8, 8 + 3 कितना? 11x²। 11x² बराबर कितना है? 44। तो 11 चौके 44, अर्थात x² बराबर 4। x² बराबर 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर जैसे ही 2 आ गया तो आपसे क्या पूछा था? आयतन। आपसे पूछा था आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? L × B × H। तो देखिए ना, L कितना है? x मतलब 2। L कितना है? 2। चौड़ाई कितना है? 2x। तो जब x बराबर 2 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 × ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 3x। तो x बराबर 2 है तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो 2 चौके 8, 8 छक्के कितना? 48। तो घनाभ का आयतन कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है ना? चलिए 13 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 14 नंबर। इसमें से नितेश किसका नाम है? नितेश। अरे नितेश नहीं है, आपको सोनाली खोज रहे हैं। धोखा हो गया ना। उधर है। पूछना चाह रहा है कि सर नीतीश लिखा था कि नीतीश क्लासरूम में आया है कि नहीं आया है? चलिए इधर आइए। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकंड का समय लिया है। ध्यान से देखेंगे। सुरेश ने ध्यान से समझिए थोड़ा सा।
सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट, सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णवत पार करने में 15 सेकंड लेता है। किसके अकॉर्डिंग पार करता है? विकर्णवत। तो विकर्णवत तो यही ना है, आयताकार भाग का विकर्ण यही है। और इस विकर्ण को ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगा है? 15 सेकंड का समय लगा है। और ये जो 15 सेकंड का समय लगा है ना, किस चाल से चलता है? 52 मीटर प्रति मिनट। तो आप इसको बदल ना लीजिए, देखिए 52 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रहा है तो 15 सेकंड। अच्छा, ये जो सेकंड है तो सेकंड को मिनट में बनाने के लिए 60 से भागा, 60 से भागा। 52 मीटर प्रति मिनट उसका चाल था, तो चाल गुने समय कर लिए तो दूरी निकल जाएगा, चाल गुने समय कर लेंगे तो दूरी निकल जाएगा। लेकिन समय में दिक्कत ये था कि ये सेकंड में था, तो सेकंड को मिनट में बनाने के लिए 60 से भागा। अब देखिए ना, 15 चौका कितना हो गया? 60, और 4 से 52 कट जाएगा 13 बार में, तो ये डिस्टेंस कितना निकल गया? 13। अर्थात विकर्णवत डिस्टेंस कितना है? 13 है। फिर आप ध्यान से देखिएगा ना, अच्छा आयताकार भाग का अगर विकर्ण 13 निकल गया तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा आयत का प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एक आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, तो ये 13 है, तो या तो ये 12 होगा या तो ये 5 होगा, या तो फिर ये 5 होगा तो ये 12 हो जाए। ये दोनों इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन होगा तो यही ना। लेकिन एक आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि लंबाई बड़ा होता है आयत का चौड़ाई की तुलना में, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ऐसा भी तो सीट हो सकता है कि चौड़ाई ही बड़ा हो लंबाई ही छोटा हो। तो ये लंबाई या तो 12 हो सकता है या तो 5 होगा, या तो चौड़ाई 5 होगा, या तो जो भी होगा इंटरचेंज कर लेगा। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका उत्तर आ चुका है। आपसे क्या पूछा था? मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। 12 पंचे 60। अगर हम लोग पूरा बनाने का ही प्रयास करते हैं, अगर पूरा बनाने का प्रयास करते, तब जरा आप ध्यान से देखिए, पूरा बनाने का प्रयास कर ले तब तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जब विकर्णवत चल रहे हैं तब इसकी लंबाई 13 है। फिर देखिए, और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की दर से उसी मैदान को भुजाओं पर चलकर पार करता है। ये भुजा के अकॉर्डिंग चलता है। तो जब अगर भुजा के अकॉर्डिंग चलेगा तो चलने का तो यहां से है, यहां से चला था, यहां पर पहुंचा था, चलना यहां से है और पहुंचना यहां पर है। तो जब वो भुजा के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह इधर चले, ऐसे चले यहां पर, फिर यहां से ऐसे चले, ऐसे चल सकता है, या तो फिर वह इधर चले फिर इधर चले। लेकिन ये बात बताइए, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस तो ये भी ना है, क्योंकि आयत का भुजा, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो आप किसी भी साइड से चला दीजिएगा, कोई फर्क इसको पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए इसकी चाल कितना है? इसकी चाल कितना है? 68 मीटर प्रति मिनट। और ये कितने मिनट तक, कितने मिनट तक पार कर? उतना ही समय। देखिए समय क्या है? उतना ही समय है। तो पहले कितना समय लिया था? 15 सेकेंड। इस बार भी वो 15 ही सेकेंड लेगा। तो यहां पर भी दिक्कत नहीं हो गया, ये सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में बनाना, इसीलिए 60 से भाग कर दिए। तो 15 चौका 60 और 4 से काट देंगे तो 17 बार में, अर्थात भुजाओं की लंबाई कितना आ गया? 17। तो अब 17 को दो पार्ट में बांटिएगा तो एगो 12 होगा, एगो 5 होगा। बात क्लियर है ना? तो क्षेत्रफल पूछा तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 के बाद 15। चलते हैं 14 के बाद 15। चले ना 15, आ जाइए 15 नंबर। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई। अच्छा चाप की लंबाई क्या होता है बताइए तो? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हो जाता है 2 पाई आर थीटा बट्टे कितना? 360। और एक चीज और होता है जानते हैं ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे कितना हो जाएगा? 360। बात क्लियर है? आइए ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, तो किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई को कैसे लिखेंगे? 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, क्योंकि चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है
2 पाई आर थीटा बट्टे कितना 360। फिर देखिएगा चाप की जो लंबाई है ना वह वृत्त की परिधि का 2/9 है। चाप की जो लंबाई है वह वृत्त की परिधि का 2/9 है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और परिधि का कितना है 2/9 है। 2/9 है। बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए प्रयास करेंगे ना तो 2 पाई आर से 2 पाई आर तो कट गए। अब देखिए ना 9 से 360 कट जाएगा 40 बार में। तो थीटा बराबर कितना हो गया 40 दूनी कितना 80। थीटा का मान कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री। चलते हैं 15 के बाद फिर 16 नंबर। चले 16 आइए। आ जाइए 16 नंबर। 16 नंबर में आप सभी लोग ये बात जानते होइएगा, दो चीज का जरूरत पड़ेगा यहां पर। सबसे पहले यदि दो लाइन समांतर है, ये दोनों कौन सी लाइन है समांतर रेखा, ये दोनों कौन सी है समांतर रेखा। दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक रेखा खींच दे, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक रेखा खींच देंगे ना तो जानते हैं ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अब आप कहिएगा कैसे बराबर हो जाता है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये कितना डिग्री ले लिए 80। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। रैखिक युग्म अभिगृत से लीनियर पेयर एंगल से ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब बताइए ये भी जानते होइएगा दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक रेखा खींच दे तो एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि तब ना 100 प्लस 80 मिलके 180 बनाएगा। तो ये बात पता चल गया ना। देखिए जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर भी आ गया। तो ये बात अगर आपको जानकारी रहता तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जो एंगल यहां पर है 9x प्लस का 5 वही एंगल यहां पर भी होगा कितना 9x प्लस का 5। बात क्लियर है। अब हम लोग ये भी जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो देखिए ना ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा, ये तो समांतर चतुर्भुज है ना, बता दिया है। तो समांतर चतुर्भुज है तो एडी और बीसी, एडी और बीसी समांतर होंगे, एडी और बीसी समांतर होंगे। और एक तिर्यक रेखा खींचा गया है ना, ये एक तिर्यक रेखा खींचा गया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। तो 180 डिग्री बनाएगा तो इन दोनों को जोड़ ना दीजिए। देखिए 16x प्लस 9x कितना हो जाएगा 25x, 25x प्लस कितना 5, 25x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 25x बराबर ये जो 5 है इधर आके घट जाएगा तो 180 में 5 घटेगा तो कितना 175। तो x बराबर कितना हो गया 25 सत्ते 175। x का मान कितना डिग्री आ गया 7 डिग्री। आपसे किसका मान पूछा है एबीसी का, एबीसी का। तो एबीसी, अच्छा इसका मान पूछा, इसका मान पूछा है। तो इसका मान निकालने के अनेकों तरीके हैं, अनेकों तरीके हैं। तो आप जरा देखिए ना सिंपल तरीका यूज कर लेते हैं। बताइए ना x बराबर 7 है तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 16 सत्ते 112। और एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये 112 डिग्री है तो 180 में 112 घटा दीजिए ना, 180 में 112 घटा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 68 डिग्री आ जाएगा। तो कोण एबीसी कितना निकल गया 68 डिग्री, जो कि ऑप्शन क्या है डी है। बात क्लियर है। चलिए चलिए फिर हम सभी लोग 16 के बाद आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर। 16 के बाद 17।
आइए 17 नंबर अगर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ये जो क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन का पूछा गया था, देखिए ध्यानपूर्वक, एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। एक बैग है, एक बैग में ना बहुत सारा कार्ड है। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का बैग है, समझ लीजिए गोलाकार बैग है, एक प्रकार का बैग है। इस बैग में जो है 33 से लेकर के 92 तक का कार्ड भरा है। एगो कार्ड ये है, कार्ड ऐसा है, इस पर 33 लिखा है। एक दूसरा कार्ड है जिस पर 65 लिखा है। एक और कार्ड है जिस पर 77 लिखा है। एक और कार्ड है जिस पर 89 लिखा है। एक और कार्ड है जिस पर 45 लिखा है। यानी 33 से लेकर के 92 तक का कार्ड इसमें रखा गया है। तो आप हमको एक बात बताइए, 33 से लेकर के 92 तक के बीच का कार्ड इसमें रखा गया, 33 से 92 के बीच का। बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है। बैग में से कार्ड निकालेंगे तो कोई भी ना कार्ड निकल सकता है जो 33 से लेकर के 92 तक का होगा। फिर आगे पढ़ेंगे तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता बताइए। यानी जो भी कार्ड आप इसमें से निकालना चाहते हैं ना, वह कार्ड क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आप जो भी कार्ड निकालना चाहते हैं वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अच्छा, इसमें कार्ड कहां से कहां तक है, 33 से लेकर के 92 तक। तो आप 33 से लेकर के 92 तक में से अगर कार्ड निकालना चाहते हैं और वह कार्ड अगर पूर्ण वर्ग हो तो आएगा 33 से 92 के बीच वाला ना पूर्ण वर्ग। तो 33 से 92 के बीच में कौन कौन सा पूर्ण वर्ग आता है, एगो 36 आता है, एगो 49 आता है, एगो 64 आता है, एगो 81 आता है। आगे तो नहीं लेंगे, आगे 100 होगा, 100 तो है नहीं। तो कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 4। कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 4। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है बताइए। प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी आपके फेवर में कितने रिजल्ट गए, 4। अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे का टोटल परिणाम। तो टोटल परिणाम देखिए ना कितने संख्या है यहाँ पर। देखिए अब संख्या निकालना है, तो संख्या निकालना हम आपको पहले भी सिखाए हैं। संख्या जब कभी भी अगर निकालना हो, तो होता है लास्ट माइनस का फर्स्ट प्लस का 1। होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये तब होता है जब कॉमन डिफरेंस एक एक का होता है, जब लगातार संख्या होता है तब। क्योंकि यहां पर तो संख्या लगातार है, 33 का 34, 35, 36, 37, 38। तो लगातार संख्या का जब रहेगा ना, तो संख्या बराबर क्या हो जाता है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट कितना है, 92। फर्स्ट कितना है, 33 प्लस का 1। तो 92 में से 33 गया तो 58 होता है। अच्छा 59 होता है। 59 प्लस 1 कितना आ गया, 60। बात क्लियर है। तो 33 से लेकर के 92 के बीच में कितनी संख्या, 60 है। 60 है तो टोटल संख्या कितना है, 60 है। तो 4 से 60 कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में। तो प्रायिकता कितना आ गया, 1/15। 33 से लेकर के 62 तक में कितनी संख्या है, 60 को संख्या है। लेकिन आपको वह संख्या चाहिए था जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 33 से लेकर के 92 के बीच में ये निम्न 4 ही पूर्ण वर्ग है। चलिए 17 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 18 नंबर। चलिए 18 नंबर। आइए 18 नंबर आपके सामने ये रहा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है ना मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 10 दिन में पूरा कर। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में कर लेंगे। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 14 दिन में कर लेंगे। फिर कहना चाह रहा है यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा काम कितना कराना है, 3/5। 3/5 ही काम कराना है। तो पहले तो आप हमको 10 और 14 कैल्शियम बताइए।
10 और 14 कैल्शियम हो जाएगा 70। तो 10 सत्ते 70, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। आपको कितना काम कराना है 3/5। तो 70 टोटल काम तो 70 है, तो 70 काम नहीं कराना है, आपको केवल 3/5 काम कराना है। तो 70 का 3/5 निकालेंगे तो 5 से 14, 14 तिया कितना 42, अर्थात काम कराना कितना है तो 42 काम कराना है। और इस 42 काम को किससे कराना है? इस 42 काम को कराना है तीनों से, यहां लिखा है ना। तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यहां स्पष्ट से लिखा था यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनका क्षमता कितना होने जा रहा है 7 + 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। अब आप देखिए ना 6 दूनी का 12, 6 सत्ते का 42, तो 7/2, 7/2 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन क्या आ गया बी। चलिए चलते हैं फिर 18 के बाद 19 नंबर आ जाइए। 19 नंबर ये रहा आपका 19, ध्यान से देखिएगा। एक कार की चाल जो है ना हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है। एक कार की जो चाल है ना, एक कार की चाल हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, अर्थात थोड़ा सा मानते हैं, अर्थात पहला घंटा कितना है इसकी चाल 50, तो पहला घंटा 50 है तो फिर अगला घंटा हो जाएगा 52, 2 बढ़ेगा, फिर अगला हो जाएगा 52 + 2 54, फिर अगला हो जाएगा 54 + 2 56, फिर अगला हो जाएगा 56 + 2 58। कहना यही चाह रहा था, 2-2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल बढ़ रहा है। यदि पहले 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना है 35, पहले 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना है 35, तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा ये बताने का प्रयास आप हमको करिए कि 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर गया है, 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर गया है तो उसका चाल बताइए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है ना कि 1 घंटा में तय की गई दूरी ही कहलाता है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। 1 घंटा में तय की गई दूरी ही कहलाता है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। जैसे हम पूछे थे ना 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है तो चाल बताइए, तो चाल बराबर क्या हो जाता है? चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा समय। दूरी 10 किलोमीटर गया, समय 1 घंटा, तो 10 बटे कितना आ गया 10। तो आप इस बात को से परिचित हो जाइए कि 1 घंटा में तय की गई दूरी ही कहलाता है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। तो बताइए 1 घंटा में 1 घंटा में 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना है 35, तो 1 घंटा में तय की गई दूरी 35 है, तो इसका चाल नहीं हो गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगले घंटा इसका चाल हो जाएगा 35 + 2 कितना 37, फिर अगले घंटा फिर बढ़ जाएगा, इसी प्रकार बढ़ेगा, इसी प्रकार बढ़ेगा। लेकिन आपको कितने घंटा का निकालना है? 12 घंटा का, 12 घंटा का। तो आप 12 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं निकाल सकते हैं। देखिए पहले घंटा में उसकी चाल कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चलेगा मतलब 35 किलोमीटर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर दूसरे घंटा के लिए इसका चाल कितना है 37, तो 37 के रफ्तार से फिर 1 घंटा जाएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 37 किलोमीटर। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये कितने घंटा तक ट्रेवल करेगा 12 घंटा तक। तो आपको एक बात पता नहीं चल रहा है कि ये एक प्रकार का एपी का सीरीज है, एपी का सीरीज है, एपी का सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। तो हम सीधा निकाल लेते 12 घंटे में, अर्थात क्या पूछना चाह रहे हैं S12 यानी 12 पदों का योग। 12 को पद निकलेगा ना, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा है 39, 41, 43, 45, 47, 12 को टर्म निकलेंगे। तो 12 पदों का योग क्या होता है बताइए? n पदों का योग क्या हो जाता है n/2, तो पद तो मालूम है 12, तो 12/2 इंटू 2a, 2a, तो a का मान कितना है आपके पास? a का मान है 35, क्योंकि a बराबर कहलाता है प्रथम पद। तो a बराबर 35 है, तो 35 दूनी कितना हो गया 70, प्लस n - 1,
n-1, तो n का मान तो 12 है, तो 12 - 1 कितना हो गया 11 इंटू का d मतलब सार्वंतर। तो d देखिए ना कितने का है 2 का है, सार्वंतर कितने का 2 का है, 2 का है। अब आप निकाल लीजिए ना, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, इंटू 70 प्लस 11 दूनी कितना आ गया 22। तो अब देखिए ध्यान से 70 प्लस 22 कितना हो जाएगा 92। तो 92 को 6 से गुना करिएगा, 9 छक्के 54 अर्थात कितना 552। तो वह कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा 552 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। चलिए ये थोड़ा हम डिटेल से समझा दिए, लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता था नहीं, आपको सीधे एपी का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए था, लेकिन हम डिटेल बता दिए ताकि अच्छे से समझ जाइए आप। चलिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले सबको मिल गया था। अब क्या करिएगा, सरकार चाहता है कि पढ़िए लिखिए नहीं, वैसे ही आप नौकरी ले लीजिए, तो दे देता है, पेपर पहले ही दे देता है। अब सरकारें का मन है, सब स्टेट्स का वही हाल है, क्या कर सकते हैं। चलिए 19 के बाद आगे बढ़ जाते हैं 20 नंबर। 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर जरा ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार नीचे गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है, 2 तो छूट देता है, तो पूछना ये चाह रहा है ना किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। तो देखिए जब कभी भी इस टाइप का छूट आता है, इस टाइप का जब कभी भी छूट आता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए नंबर। अगर ए को सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना कितना, पहला डिस्काउंट 10 है, दूसरा 15 है, 10 प्लस 15 माइनस 10 गुने 15 बट्टे कितना 100। तो देखिए ध्यान से 0 से 0 कट गया, 15 10 कितना 25 माइनस 15 में अगर 10 से भागा देंगे तो 1.5, 25 में से 1.5 घटा लेंगे तो 23 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। अर्थात ए के केस में पहला जो डिस्काउंट है 10 और 15%, तो 10 और 15% का क्रमिक छूट कितना निकला है 23.5%। अब दूसरा वाला निकाल के देखते हैं। दूसरा वाला निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब कभी भी वस्तु खरीदने पर वस्तु मुफ्त मिले ना, तो उसको निकालने का तरीका ये है, कितना वस्तु मुफ्त मिलता है 2 वस्तु मुफ्त मिलता है, जितना वस्तु मुफ्त मिलेगा ना उतना ऊपर और बट्टे का टोटल, टोटल कितना है 5 + 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और परसेंट में निकालना, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए ना 100 दूनी कितना 200/7, 200/7 कितना हो जाएगा 28 पॉइंट कितना, तो हमको परसेंट ना निकालना पड़ेगा, परसेंट ना 28 पॉइंट कितना आ जाएगा 56%। ठीक है, हमको पता है कि आंसर निकालने के लिए हो गया 28.56%, जब निकाले तो पूरा निकालिए दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो अधिकतम वाला ये ना, क्योंकि 28 से ज्यादा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बी वाला जो विकल्प है ना वह आपका क्या है सही है, बी वाला विकल्प आपका सही है। क्या एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है, तो किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। अब दुकानदार छूट देना चाह रहा है, तो दुकानदार भी छूट किस में देगा, सबसे ज्यादा इसी में ना छूट देगा कि वो 28.56% का छूट देना चाह रहा है। वहां पर केवल ये पूछा किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो छूट प्रतिशत अधिकतम किस में, ये वाला में है, केवल ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आज के सेट पेपर का हम लोग 20 के 20 मैथ्स को खत्म कर चुके हैं। अब हम सभी लोग रीजनिंग की पढ़ाई करेंगे। बस ध्यान रखिएगा नहीं, इस सप्ताह भर तक थोड़ा बिहार दरोगा मेंस का पेपर है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। पुनः हम सभी लोगों का अपने लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा अगले सोमवार से। ठीक है, 2-3 दिन थोड़ा कष्ट सह लीजिए, कभी इजी क्वेश्चन भी तो बना लीजिए, ठीक है ना, ताकि इजी क्वेश्चन धोखा से भी गलती ना हो पाए आप लोगों से। चलिए आइए अब हम लोग रीजनिंग बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं। चलिए आइए, 4 है 32 है, 4 और 32 में कैसा रिलेशन है बताइए। तो देखिए कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे ना कि सर 4 का स्क्वायर कर लिए 16, 16 दूनी का कितना आ गया 32। वो थोड़ा देर के लिए तो बहुत खुश हुआ, थोड़ा देर के लिए खुश हुआ ना, ये 4 का वर्ग कर लिए तो 16 दूनी 32। अब देखिए ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही सोचेगा कि अच्छा सर 4 8 32,
तो 10 अट्ठे 80, 6 अट्ठे 48, 80 अट्ठी 64, 5 अट्ठे 40। पहला लॉजिक उसका फेल हुआ। फिर दूसरा लॉजिक ये सोचेगा कि इसका वर्ग करके 2 गुना कर दिए, तो 10 का वर्ग 100, 100 का 2 गुना 200, 6 का वर्ग 36, 36 का 2 गुना 72, 8 का वर्ग 64, 64 का 2 गुना 108 है, 5 का वर्ग 25, 25 का 2 गुना 50। ये भी लॉजिक फेल। तो अब सोचेगा थोड़ा क्यूब करके देखते हैं। तो जब 4 का क्यूब करेगा तो 64, 4 का क्यूब करेगा 64, और 64 का आधा कितना है 32, यानी क्यूब करके आधा कर दिया है। तो बताइए ना 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और 1000 का आधा कितना 500, 500 नहीं, 6 का क्यूब 216, और 216 का आधा कितना 108। ऑप्शन क्या है सी, क्यूब करके आधा कर दिया गया था। क्यूब 4 का क्यूब 64, 64 का आधा 32, क्यूब करके आधा। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे लॉजिक क्या है। टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल को क्या लिखा गया है DKOLDS। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, T मतलब 20 है, E मतलब 5 है, M मतलब 13 है, P मतलब 16 है, L मतलब 12 है, E मतलब 5 है, D मतलब 4 है, K मतलब 11 है, O मतलब 15 है, L मतलब 12 है, D मतलब 4 है, S मतलब कितना है 19 है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये 20 है, 20 से क्या हो गया 19, 1 की कमी हुई। फिर देखिएगा 5 से क्या हुआ 4, 1 की कमी, 13 से 1 की कमी 12, 16 में 1 की कमी 15, 12 में 1 की कमी 11, 5 में 1 की कमी 4। ये बात पता चल गया ना, तिरछा चल रहा है ऐसे, जो स्टार्टिंग में था वो लास्ट में चला गया और 1 की कमी हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो जो लास्ट में है वो पहले आएगा, जो लास्ट में वो पहले आएगा। तो P से पहले क्या आता है O, P से पहले O, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। I से पहले क्या आता है H, तो OH आ गया ऑप्शन ए। चलिए 22 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 23 नंबर। ये 23 नंबर को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक बड़ी शानदार है और काफी इजी भी है। देखिए B और Y क्या है आपस में अपोजिट है, विपरीत है। E और V क्या है आपस में विपरीत है। C और X क्या है विपरीत है। D और W क्या है विपरीत है, विपरीत है। तो आप इसका भी विपरीत खोज ना लीजिए। D का विपरीत क्या हो जाएगा W, G का विपरीत क्या हो जाएगा, G मतलब 7, तो 7 मतलब 20, 20 का मतलब T, तो WT ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन बी WT भी U आ जाएगा। E का विपरीत भी, F का विपरीत U, विपरीत लिखा गया है, ठीक है विपरीत। चलिए तो इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 24 नंबर। 24 नंबर अगर ध्यान से देखने के लिए गए, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क है और 153 है। तो जरा इसको देखते हैं। 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना कर लेंगे 6, 3 का 2 गुना 6 प्लस 1, 7 का 2 गुना 14 प्लस 2 16, 16 दूनी कितना 32, 32 प्लस 3 35, 35 गुना 2 प्लस। इतना बात सुनिए सुनिए बोलिए नहीं, इतना बात तो हम लोगों को पता चल गया कि हर टर्म में 2 से गुना हो ही रहा है, तो यहां पर भी 2 से गुना हम लोग कर लिए। अब अगला दिमाग ये लगाएं कि देखिए 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे 4, 4 जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 70 में 4 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 74, 74 यानी गुने 2 प्लस 1, गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 3, गुने 2 प्लस 4, गुने 2 प्लस 5, गुने 2 प्लस 6, इस प्रकार का सीरीज चल रहा है। क्या हुआ 24 का 25 नंबर। 25 नंबर अगर ध्यान से देखने का प्रयास किए तो सबसे पहले इसका कोडिंग लिखिए ना, C का कोडिंग 6, F का कोडिंग नहीं, C का कोडिंग 3, F का कोडिंग 6, हमको बाद वाला पहले ही दिख गया था। I का कोडिंग 9 है, L का कोडिंग 12 है, G का कोडिंग 7 है, H का कोडिंग 8 है, I का कोडिंग 9 है, J का कोडिंग 10 है, M का कोडिंग 13 है, O का कोडिंग 15 है, Q का कोडिंग 17 है, S का कोडिंग 19 है, P का कोडिंग 16 है, S का कोडिंग 19 है, U का कोडिंग 21 है, X का कोडिंग 24 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
अंतर 7 1 8, 8 1 9, 9 1 कितना 10, अर्थात 1 1 की बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर देखिए 13 2 15, 15 2 17, 17 2 कितना 19, 2 2 की वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है? 2 2 की। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, कितने की वृद्धि हो रहा है? 3 3 की वृद्धि हो रहा है। तो 16 3 19, 16 3 19, तो 19 3 22 ना होना चाहिए, क्योंकि वृद्धि प्रत्येक टर्म में समान है। तो यहां गड़बड़ आ गया। 16 3 19, तो 19 3 22 होना चाहिए। तो ये वाला क्या है आपका? असमान है, असमान है। 4 विकल्प में एक दूसरे तरीकों का था, तो एक दूसरे तरीकों वाला कौन सा था? ये वाला। 25 का 26 नंबर, विक्टोरी को ये लिखा गया, तो आप बताइए किसको क्या लिखिएगा। देखिए विक्टोरी, VICTORY, विक्टोरी को क्या लिखा गया? CIV, CIV, भी के बाद SYRO। अब इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा ना आप, तो देखिए 3 लेटर और 3 लेटर को ध्यान से देखिएगा। CIV, YRO, और ये जो बीच में पड़ा है ना, T मतलब 20, S मतलब 19, तो एक की क्या कर दिया? कमी, कमी। तो ध्यान से देखिए ना, पहले 3 लेटर को विपरीत क्रम में लिख दिया, तो क्या है? TRA, तो TRA को क्या लिखेगा? ART, ART ये नहीं है, ये है, ये है, ये गलत। अब देखिएगा चौथा I, I का क्रमांक होता है 9, 9 से पहले क्या होगा? 8, 8 मतलब H, यानी I से पहले क्या होता है? H। फिर इसको पकड़ दीजिए, TOR को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ROT। ऑप्शन क्या आ रहा है? C। पहले 3 को विपरीत में लिखा, जो बीच में पढ़ रहा था ना उसमें एक की कमी कर दिया, फिर अंतिम 3 वाले को भी उल्टा करके लिख दिया था। चलिए 26 के बाद आगे बढ़ते 27। अब बताइए पुस्तक ज्ञान कोश से संबंधित है, उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? ध्यान से देखिए, पुस्तक, ये जो पुस्तक है, पुस्तक ज्ञान कोश, पुस्तक और ज्ञान कोश है। देखिए पुस्तक और ज्ञान कोश, कैसे इसको रिलेशन बनाइएगा? देखिए ध्यान से, ज्ञान कोश किसके अंदर मौजूद रहता है? पुस्तक के अंदर। ज्ञान कोश पुस्तक के अंदर मौजूद रहता है कि नहीं मौजूद रहता है? उसी प्रकार से अजगर जो है, सारे के सारे अजगर सरीसृप के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उल्टा है, आप सोचिए ना, सी उल्टा है। सारे के सारे लकड़ी थोड़े ना फर्नीचर के अंतर्गत है, सारे के सारे फर्नीचर ना लकड़ी से बने होते। ध्यान से देखिए, वन, सारे के सारे वन क्या वन वृक्ष होते हैं? अरे वृक्ष ना वन होगा, उल्टा। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए सोचिए, पुस्तक और ज्ञान कोश है, तो सारे के सारे ज्ञान कोश कहां मौजूद होते हैं? पुस्तक में रहता है कि नहीं रहता है? डिक्शनरी एक प्रकार का समझिए ना, शब्दकोश जो डिक्शनरी रहता है, तो सारे के सारे ज्ञान कोश शब्दकोश सब पुस्तक में निहित होता है ना। उसी प्रकार सारे के सारे अजगर किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या दिक्कत है? सारे के सारे अजगर सरीसृप के अंतर्गत ही ना रखे जाते हैं। सारे के सारे अजगर जो है, देखिए अजगर भी सरीसृप के अंतर्गत रखे जाते हैं, और फिर सांप भी, फिर कछुआ भी सरीसृप के अंतर्गत रखे जाते हैं, और छिपकली भी सरीसृप के अंतर्गत रखे जाते हैं। हाँ, रेंगने वाले को सरीसृप के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक लाइन में परिभाषा। इधर देखिए 36 है और 84 है, तो इसको जरा ध्यान से देखने का प्रयास किए ना। देखिए 36 और 84 है, तो देखिए ना 36 दूना 72, कुछ लोग ऐसे किए 36 दूना 72, गुना का 2 कर लिए, तो 36 दूनी 72 प्लस 12 84, तो 45 दूनी 90 प्लस 12 नहीं, 27 दूनी 54 प्लस 9, 54 प्लस 9। देखिए दूसरा लॉजिक ये है, 36 और 84 में रिलेशन क्या है? देखिए 36 और 84 में रिलेशन ये है कि 36 का 2 गुना, 36 का 2 गुना कर दिए, ठीक है, 36 का 2 गुना कर दिए, प्लस इसका 1/3, इसका 1/3। देखिए 36 दूनी 72 प्लस 12 84 आ जाएगा ना। 36 दूनी 72 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 84, गुने का 2 प्लस का 12। तो देखिए गुने का 2 हमको पता चला, गुने 2 ठीक है, और ये 12 क्या है? ये 12 है इसका 1/3। ये क्या है? 12 क्या है? इसका तिहाई है।
है कि नहीं, तिहाई भाग है। तो आप इसी प्रकार सोचिएगा ना तो ये बन जाएगा। 27 और 63 को ध्यान से देखिएगा ना तो 27 दूनी तो हो जाएगा 54, 54 और इसी का 1/3, तो 27 का 1/3 कितना हो जाएगा 9, तो 27 दूनी 54 प्लस 9 कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। इसमें दूसरा लॉजिक सब भी है, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, किसी संख्या का ये 3 गुना है, उसी संख्या का ये 7 गुना है, तो 9 का 3 गुना 27, 9 सत्ते 63। बात क्लियर है ना। 12 का 3 गुना, 12 का 7 गुना, 9 का 3 गुना, 9 का 7 गुना, ये भी लॉजिक है यहां पर। चलिए 28 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, उत्तर की ओर 50 मीटर चली, इसको भेज दिए उत्तर की ओर 50 मीटर, डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर, दाएं मुड़ी मतलब इधर कितना गई 50 मीटर चले, पुनः दाएं और मुड़ी और 70 मीटर, तो 50 तो यहीं तक था, थोड़ा सा आगे निकल गया 70 मीटर चली, फिर अंततः वो दाएं मुड़ी और 50 मीटर, फिर से वो दाएं मुड़ी, तो यहां से दाएं मुड़ी और 50 मीटर तो ठीक इसके सामने में आ जाएगा, ठीक इसके सामने में आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना 50। तो वह बिंदु डी से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो देखिए डी तो ये है, ये और ये क्या है एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, एकदम स्ट्रेट है, तो ये जो पॉइंट है वह डी से कौन सी दिशा में है, डी से दक्षिण है, दक्षिण में है, ठीक है दक्षिण, और कितने मीटर पर, तो देखिए ये पूरा 70 है, जिसमें ये 50 है, तो ये कितना होगा 20 है, तो ये जो पॉइंट है ना वह डी से किधर है 20 मीटर दक्षिण, 20 मीटर दक्षिण, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। चलिए 29 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 30 नंबर, ये रहा आपका 30। इसमें देखेंगे किससे रिलेशन पूछा, के किस प्रकार संबंधित है जे से, के और जे का जब रिलेशन पूछा है तो के और जे केवल इतना ही है, जेड से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। देखिए जे प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, ए भाई है बी का, पहले वाला जो है ना दूसरे का भाई है, तो जे क्या है भाई है, किसका भाई है तो आर का भाई है। फिर देखिएगा भागा, भागा का अर्थ ए बेटा है बी का, पहले वाला बेटा है दूसरे का, तो आर बेटा होगा किसका टी का, आर बेटा है किसका तो टी का, आर बेटा है टी का। फिर देखिए गुना, गुना का मतलब क्या, ए पति है बी का, तो टी पति है किसका के का, टी पति है किसका तो के का, टी पति है के का, तो के क्या होगा पत्नी होगा। फिर आपसे पूछना चाह रहा है, हो गया हम लोगों को इतना तक ही काम करना था, के किस प्रकार संबंधित है जे से, के किस प्रकार संबंधित है जे से, के किस प्रकार संबंधित है जे से, के अब जरा ध्यान से देखिएगा, के किस प्रकार संबंधित है जे से। अच्छा जे और आर तो आपस में भाई 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 भाई, तो देखिए ना ये आर का ये के जो है वो आर की माता है कि नहीं माता है, अगर के आर की माता है तो जे की भी क्या होगी माता ही होगी, माता ही होगी, माता ही होगी, क्योंकि आर और जे के आपस में भाई बहन है, आर की माता के है तो जे का भी माता के ही होगा, तो के संबंधित है जे से माता में। चलिए 30 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 31। पी जो है ना क्यू के पिता है और आर के दादा है, ये पी जो है ना क्यू के पिता है और आर के दादा है, ये पी जो है ना क्यू के पिता है, ये पी जो है क्यू के पिता है, और यही पी जो है ना आर के दादा है, तो आर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, पी क्यू के पिता है और आर के दादा है। फिर देखेंगे ध्यान से, आर एस का भाई है, आर क्या है एस का भाई है, आर जो है ना एस का भाई है, ये आर जो है ना क्या है तो एस का भाई है, ये आर क्या है एस का भाई है। एस की माता टी, एस की माता टी, तो एस की माता क्या हो जाएगा टी, एस की माता टी का विवाह भी से हुआ है, एस की माता टी और टी का विवाह किससे हुआ भी से, तो भी इसके पति होंगे, बात क्लियर है। फिर देखिएगा टी क्यू की बहनें हैं, टी जो है ना वह क्यू की बहनें हैं, ये टी जो है क्यू की क्या है बहन है, बात क्लियर है। तो पूछना चाह रहा है भी का पी से क्या संबंध है, ये भी जो है ना वह पी से किस प्रकार संबंधित है, ये भी पी से, पी किधर है इधर। अच्छा देखिए पी का बेटा क्यू है, बेटा है कि बेटी है पता नहीं हम लोग, लेकिन पी का संतान है क्यू,
Q संतान है तो T भी संतान है। अच्छा, T के बारे में तो स्पष्ट है कि T क्या है, T क्या है, T है P की बेटी है। ये T जो है वह P की बेटी है। Q के बारे में स्पष्ट नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन T के बारे में स्पष्ट है, T के बारे में स्पष्ट है कि P का क्या है, बेटी है। और बेटी के पति को क्या कहा जाता है, दामाद कहा जाता है ना। अच्छा, R का P, अच्छा हो सकता है ये पॉजिटिव होगा। एक मिनट रुक जाइए। भाई बहन है तो ये तो इसकी है, तब तो नाती नतनी हो जाएगा। ठीक, तो P Q के पिता है और R के दादा है, जबरदस्ती दादा लिख दिया है ना। हो उसे रिलेशन पूछा भी नहीं, ठीक होना, ध्यान नहीं देना। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा ना, ये देखिए बेटी चाहे बेटा हो उसके लिए क्या लगेगा, नाना या नानी लगता, नाना या नानी ना लगता, लेकिन नाना या नानी ने है, दादा या दादी। तो ब्लड रिलेशन में आप ये समझ के चलिए ना, सेम पीरियड में दादा दादी के साथ क्या आता है, नाना नानी आता। नाना नानी को क्या किया, दादी दादी में गिन लिया है, नाना नानी मर गया है। चलिए, निम्न 4 संख्याओं में 3 संख्याएं निश्चित क्रम से एक जैसी है, एक अलग है। इसको चुनिए तो बताइए तो कैसे बनेगा। दिमाग लग रहा है आप लोगों का, बताइए नहीं लग रहा है दिमाग। इधर देखिए क्या करना है यहाँ पर, कोना कोनी वाले को गुना, 9 8 72, 72 का आधा दिख गया, बीच में 36 है, दुबका हुआ है बीच में, देखिए 8 पंचे 40 का आधा 20 दिख रहा है। इधर देखिए 4 सत्ते 28, 28 का आधा बीच में दिख रहा है ना, तो दोनों साइड वाले का गुना करके आधा लिखा गया। 9 8 72, 72 का आधा 36, 4 सत्ते 28, 28 का आधा 14, 8 पंचे 40, 40 का आधा 20, तो 7 नम्मा 63, और 63 का आधा होना चाहिए 31.5, लेकिन है ही नहीं। अच्छा 7 सॉरी 7 8 56 होता है, 7 नम्मा 63 कहाँ देख लिए आप। 7 8 56, 56 का आधा कितना होगा, 28। तो यहाँ पर 28 होना चाहिए, लेकिन कितना दिया, 29 दिया, ये असंगत है। भूख लग गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या, भूख लगने पे दिमाग सही से काम नहीं करता है, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए इधर आइए, इसमें लॉजिक बताइए, ये भी खतरनाक है, बताइए क्या बोले। अच्छा, सब एक दूसरे से कट रहा है, को नहीं कट रहा है, ऐसा लगा लिए लॉजिक। अच्छा, 8 चौका 32, 6 त्रिक 18, 12 छक्के 72, ये नहीं कट रहा ना। हालांकि आंसर तो निकल गया ऐसे भी, आंसर तो निकल गया ऐसे भी, लेकिन सही लॉजिक अगर ध्यान से समझेंगे तो लॉजिक यहां पर ये है, देखिए ध्यान से। 8 है ना, 8 ठीक है, और 8 का आधा 4, 8 चौका 32, बात क्लियर हो रहा है। देखिए 6 है तो 6, और 6 का आधा 3, तो 6 त्रिक कितना होगा, 18। 12 है तो 12 के बदले 12, और 12 का आधा 6, तो 12 छक्के कितना होगा, 72। तो 14 है तो 14, और 14 का आधा हो जाएगा 7, तो 14 सत्ते कितना, 98 होना चाहिए, यहाँ पर 94 लिख दिया है। हालांकि वो डिविजिबिलिटी वाला जो रूल लगाए थे, उस रूल के अकॉर्डिंग यही आंसर होने वाला है। चलिए 33 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, 34 नंबर, ये रहा आपका 34। दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे घर जो लाल तथा लंबे है, ऐसे घर जो लाल तथा लंबे, जो लाल और लंबे, देखिए घर यानी ये भी आना चाहिए, ध्यान से सुनिए, घर लाल और लंबा, इन तीनों में कॉमन आपको नजर आ गया ना, ये 4, तो 4 है। ऐसे घर जो लाल और लंबा है, वह डिनोट कर रहा है यहां पर 4 को, क्योंकि यही 4 है जो आयत में भी आया है, सर्कल में भी आया है, और वर्ग में भी आया है। फिर 35 नंबर, 6 तो मित्र है,
एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो जब कभी भी 6 गो मित्र बैठेगा ना तो इस प्रकार बैठा दीजिए, 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखिए उसके मुंह मेज के केंद्र की ओर है, ठीक है। एस के दाईं और दूसरे स्थान पर पी बैठा है, एस के दाईं और दूसरे स्थान पर पी बैठा है। पी को यहां पर बैठा दिए, पी को यहां पर बैठा दिए। एस के दाईं और दूसरे स्थान पर पी है, तो एस के दाईं और दूसरे स्थान पर पी है, बैठ गया। एस के दाईं और दूसरे स्थान पर पी है। टी के ठीक बाईं और क्यू बैठा है। अच्छा इसमें तो एडजस्ट नहीं कर सकते। टी के ठीक बाईं और कौन बैठा? क्यू। टी के ठीक बाईं और क्यू बैठा। आर और यू के बीच में पी बैठा है। आर और यू के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा। आर और यू, आर और यू, आर और यू के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा। आर और यू के बीच में पी बैठा है, तो आर और यू अपना जगह इंटरचेंज भी तो कर सकता है। तो अभी तो अपने ना बैठा सकते हैं, आर और यू किधर बैठेगा पता नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं। आर के ठीक बाईं और एस बैठा, आर के ठीक बाईं और एस बैठा है, तो आर के ठीक बाईं और एस बैठा है, आर के ठीक बाईं और एस बैठा, यानी आर यहीं बैठे। आर यहां पर बैठ गया तो आर पी और यू, यू यहां पर आएगा, तो इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए क्यू टी, तो टी के बाईं और क्यू है, तो टी के बाईं और क्या आ गया? क्यू। टी के बाईं और क्या आ गया? क्यू। सबको बैठा दिया। तो पी और एस के बीच में कौन बैठा है? तो पी और एस के बीच में कौन बैठा? पी और एस के बीच में कौन बैठा है? आर बैठा है, ऑप्शन डी। चलिए 35 नंबर के बाद फिर आगे बढ़ जाते 36 नंबर। आइए ये रहा आपका 36 नंबर। 36 नंबर देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज की कितना त्रिभुज? 22। काफी इजी है। देखिए इस आकृति में आप सभी लोग जानते हैं, इस आकृति में जानते हैं कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4। मैक्सिमम 4 आया तो 4 का 2 गुना कर लेंगे 8। इस आकृति में 8 त्रिभुज, तो यहां से 8 गो त्रिभुज, यहां से भी 8 गो त्रिभुज। लेकिन ध्यान से देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो एगो ट्रायंगल ये वाला एक्स्ट्रा बना, एक दूसरा ट्रायंगल ये वाला एक्स्ट्रा बना। तो 8 8 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। 18 ट्रायंगल तो इसी में दिख गया। और देखिए 1 2 3 4, तो 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 22। ये सबसे इजी फिगर काउंटिंग है, जितना भी टेस्ट पेपर आया हो उसमें सबसे ज्यादा इजी फिगर काउंटिंग यही है। नहीं तो या तो एक ज्यादा आता था या तो एक कम में आता था। चलिए 36 के बाद 37 नंबर। 37 नंबर में देखिएगा किसका पूछ रहा है? 6 के देखिए पूछना चाह रहा है किसका? देखिए एक पासा के 4 चित्र दिए कि शीर्ष पर 6 होने पर नीचे। अच्छा शीर्ष पर 6 होगा तो नीचे, मतलब विपरीत पूछना चाह रहा है। जो शीर्ष पर होगा तो नीचे होगा उसका विपरीत, तो 6 का विपरीत। अच्छा 6 इसमें आया है तो 6 के साथ क्या? 4 2 4 2 4 2 कॉमन है। देखिए 4 2 4 2 कॉमन है, तो जब 2 सरफेस कॉमन हो जाता है तो जो तीसरा बचता है वह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सरफेस कॉमन से बन गया आसानी से। अब जरा इनक्वालिटी है, ध्यान से देखें। u ग्रेटर देन क्या? n है। u ग्रेटर देन n है, तो देखिए u यहां है और n यहां पर। अच्छा देखना पड़ेगा, देखिए 2 ठो फेट दिया यहां पर x। सुनिए सुनिए सुनिए, x क्या हम इसको यहां पर गायब नहीं कर दे? इसको देखिए थोड़ा देर के लिए, इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए, इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए, तो गायब कर देती है। एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया बताइए? एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एडजस्ट हो गया। तो u ग्रेटर देन n है क्या? u ग्रेटर देन n, देखिए ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, एकदम सही है। u ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? n, क्योंकि सिंबल देखिए ग्रेटर देन का भी आया है, बराबर का भी आया है, और ग्रेटर देन और इक्वल देन का भी आया है। तो इन तीनों में निष्कर्ष निकलेगा ग्रेटर देन का। आज सुबह में ही तो बिहार एसएससी में पढ़ाए थे इसको। देखिए तो ये क्या निष्कर्ष एकदम सही है। यह देखिए u ग्रेटर देन x, तो u और x, u ग्रेटर देन x, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखेंगे ये u ग्रेटर देन या इक्वल देन z है, u ग्रेटर देन या इक्वल देन z है, तो अब इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा j और y है, तो j और y, हाँ j और y को देख लेते हैं ना इधर। j ग्रेटर देन y,
जे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, एकदम सही है, ये भी सही है। अब बच्चिया केवल इसको टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। देखिए u और z में रिलेशन है, तो u और z आपके पास ये रहा, u ग्रेटर देन या इक्वल देन z है, तो बताइए u और z में कैसा निष्कर्ष निकलेगा? u और z में निष्कर्ष ये निकलेगा कि u ग्रेटर देन है z, निष्कर्ष ये निकलेगा। लेकिन यहां गलत दिया, तो ये गलत है। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन डी। क्या हटाए? इसलिए कि यहां कंबाइंड हो रहा है, यह एक साथ एक ही सीरीज में नहीं था, ये यहां से लाइन अलग कर दिया। कुछ कर लीजिए, जब एक साथ एडजस्टेड था तो हम लोग काहे दिमाग लगाए, काहे दिमाग लगाए, काहे दिमाग लगाए? क्या नहीं रहता तो फिर सोचते, ठीक है, नहीं रहता तो फिर सोच करके दिमाग लगाना पड़ता। देखिए अब कल के टेस्ट पेपर में डालिए देंगे, ठीक है, कल के टेस्ट पेपर में डालिए देंगे, ऐसा डाल देंगे ना जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, कल के टेस्ट पेपर में डालिए देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आइए यहां पर क्या निकालना है? मिरर इमेज निकालना। मिरर इमेज में आप जानते हैं ना, लेफ्ट राइट में बदल जाता है, राइट लेफ्ट में बदल जाता है। तो देखेंगे ना, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है अभी दायां साइड है ना, तो ये वर्ग बन जाएगा बायां साइड, बायां साइड वर्ग बन जाएगा, बायां साइड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये जो वर्ग है अभी दायां साइड है, तो ये वर्ग बन जाएगा बायां साइड। और एक चीज ये भी जानते हैं, जो चीज मिरर के जितना नजदीक रहता है ना, उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। तो ये वर्ग जो है ना मिरर के सबसे नजदीक है, तो प्रतिबिंब में भी सबसे नजदीक आएगा वर्ग। देखिए सबसे नजदीक क्या? वर्ग ही है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। बताइए अगले स्थान पर क्या आएगा? सोचिए जरा ध्यान से, अगले स्थान पर क्या आएगा? सोचिए जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले सोचिए, ट्रायंगल है, नीचे था ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ट्रायंगल ऐसे आएगा, आ गया ट्रायंगल, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, एक ऑप्शन तो काट लिए। अब इसको पकड़ते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहां से आया अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहां से फिर आया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जैसे ही जाएगा, जैसे ही 90 डिग्री जाएगा, तो ये इस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहीं पर ना आएगा, और दोनों ओवरलैप कर जाएगा, दोनों ओवरलैप कर जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होने जा रहा है? ए नंबर, ए नंबर। चलिए आज के टेस्ट पेपर खत्म हो गए, 20 मैथ्स और 20 रीजनिंग थे। आज का टेस्ट पेपर जो है ना फुल्ली डेडिकेटेड था आपका बिहार दरोगा मेंस को लेकर के। 25 फरवरी को मेंस होने जा रहा है, उसी के लिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम लोग बिहार दरोगा मेंस के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को आपको कराते हैं। जैसे ही फिर सोमवार से हम लोग करेंगे ना, तो वहां एएलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी सबको ध्यान में रख करके करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम सब लोग बिहार दरोगा मेंस के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर को डिजाइन कर रहे हैं। चलिए आप सभी लोगों को आज का टेस्ट पेपर कैसा लगा ये बात जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग अपने यार दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर हम सभी लोग मुलाकात करेंगे कल अपने निर्धारित समय शाम के 7:30 बजे। आप सभी लोग कल भी जुड़िएगा। धन्यवाद सभी लोगों का, ठीक है।